अस्सलाम वालेकुम। पहली वीडियो में हमने एंटीबायोटिक उसकी क्लासिफिकेशन डिफ़ाइन की। दूसरी वीडियो में हमने पेनिसिलिन को डिस्कस किया जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिफालोस्पोरिन को जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कामन है, ख़ासकर पाकिस्तान में उसकी यूज़ बहुत ज़्यादा कामन है। वो इंजेक्टेबल में हो या ओरल में हो, सस्पेंशन में हो, टेबलेट फॉर्म में हो, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिफालोस्पोरिन। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो इंटरनेशनल या पाकिस्तान में जो अवेलेबल 4 जनरेशन्स है उनको हम एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। उनकी मेडिकेशन कैसी याद रखी जाती है वो बताएंगे। साथ में हम ये बताएंगे कि हम यानी अगर हमारे पास पीड्स का बच्चा है, न्यूनेट है, हमारे पास एडल्ट है, सिरप, टैबलेट, इंजेक्टेबल, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इंडिकेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन, हम थेराप्यूटिक एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन और आखिर में हम नर्सिंग कंसिडरेशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। दरमियान में हमारे पास एक एक जितनी जनरेशन है उनको हम जो है यानी उसकी जो डोसेज होगी वो कैलकुलेट करेंगे। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सिफालोस्पोरिन को डिवाइड किस तरह किया गया है। सिफालोस्पोरिन बेसिकली हमारे पास ये जो पहली हमारे पास जनरेशन आई थी वो हमारे पास 1960 में आई थी और 1960 के बाद ये मुसलसल अभी तक जो है यूज़ होती है और इसके जनरेशन आ रहे हैं। पहले इसको बेसिकली डिवाइड किया है 5 जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक सिफालोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन, फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन है, 4th जनरेशन तक अभी तक आ चुके हैं, लेकिन 5th जनरेशन की मेडिकेशन अभी तक नहीं आई है। अभी इसके पीछे जो फिनोमेना है वो क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास जनरेशन आई थी, मतलब यह है कि आप जिस तरह कहते हो कि हमारे घर में जो सबसे बड़े हैं वो दादा दादी होती है, फिर माँ बाप होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर पोते नवासियाँ होती हैं। इसी तरह इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन का मतलब यह है कि ये सबसे पुराना है। सेकंड जनरेशन का मतलब यह है कि फर्स्ट जनरेशन जैसी यूटिलाइज हो रही थी उसकी रिसर्च के बाद सेकंड जनरेशन आई, फिर रिसर्च के बाद थर्ड जनरेशन आई, फिर रिसर्च के बाद 4th जनरेशन आई। तो जनरेशन हमारे पास सबसे पहले जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद जो आया वो सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन और अभी 4th जनरेशन आ चुका है। लेकिन इसकी जो मेडिकेशन है हमारे पास वो फर्स्ट जनरेशन से लेकर 4 जनरेशन तक अभी भी प्रैक्टिस में है। अब सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हम मेडिसिन देखेंगे कौन कौन से मेडिसिन है, उसकी जो हमारे पास डोज है वो कितनी है। बेसिकली हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का काम क्या है। सबसे पहले हमारे पास जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जनरेशन टू जनरेशन में चेंजेस आए हैं मेडिसिन में। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा जो फर्स्ट जनरेशन था वो बेसिकली किस चीज़ के लिए, ग्राम पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए जो है या कम करने के लिए जो है वो बनाई दी गई थी। तो इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ वो कम है। इसमें हमारे पास प्रोटोस मिराबिलिस है, एकोलाई है और हमारे पास क्लेस्बेला नमोनिया है, जिसे हम PEK से जो है वो इन तीनों को हम याद कर सकते हैं। P, इकोलाई, E और क्लेस्बेला हमारे पास के PEK हमारे पास 3 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है, उसके ख़िलाफ़ ये बेहतर काम करती थी। अब हमारे पास जो मेडिकेशन है वो कौन कौन से हैं। मेडिकेशन हमारे पास सबसे पहले है सिफाजोलिन, दूसरा हमारे पास है सिफेड्रोक्सिल, तीसरा हमारे पास है सिफालैक्सिन, चौथा हमारे पास है सिफ्राडिन। ये हमारे पास चारों जो है ये एक और भी है, एक दो और भी है, लेकिन उसकी यूज़ बहुत कम है। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक्स हैं और फर्स्ट जनरेशन के सिफालोस्पोरिन है। तो इसको हम याद किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसके दरमियान में जो है अगर आप CEF से याद करना चाहें तो हमारे कॉमनली थर्ड जनरेशन बहुत यूज़ होती है जिसे आप CEF से याद कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन को आप इन 2 वर्ड से याद रख सकते हैं, फा और प्रा। फा सिफाजोलिन, सिफेड्रोक्सिल, सिफालैक्सिन और सिप्राडीन। ये सिप्राडीन इसमें जो हमारे पास प्रा है वो थोड़ी सी उसमें चेंजेस है, तो पा और फ्रा से आप इसको याद कर सकते हैं। अब अगर इसकी डोसेज की बात की जाए कि हमारे पास मेडिसिन कितनी दी जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास सिफाजोलिन है। सिफाजोलिन बेसिकली हम जो एडल्ट है उसमें हम IM देते हैं 250 mg से लेकर 500 mg तक।
और अगर हमारे पास बच्चे हैं तो उनको हम वेट के हिसाब से देखते हैं, यानी 25 mg से लेकर 50 mg तक पर kg पर डे के हिसाब से हम बच्चों को देते हैं। दूसरा हमारे पास सिफाड्रॉक्सिल है। सिफाड्रॉक्सिल आज भी बहुत कॉमन यूज़ होती है, ख़ासकर हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और UTIs के लिए। आजकल हमारे पास प्रैक्टिस में है, ख़ासकर इसकी जो हमारे पास टेबलेट्स फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें हमारे पास एडल्ट है 500 mg की टेबलेट हमारे पास आती है, तो आप जो डोजेज़ है वो आप 1 to 2 ग्राम एडल्ट को पूरे दिन में दे सकते हो, और बच्चों को 30 mg पर kg पर डे के हिसाब से आप देते हैं। या हमारे पास इसकी जो मेडिकेशन आती है बच्चों में वो 150 mg और हमारे पास 250 mg जो है वो सस्पेंशन में आती है बच्चों के लिए। फिर हमारे पास है सिफलाक्सिन। ये अब सिफाड्रॉक्सिल बहुत कॉमन है, ऑफिस के नाम से जो है वो मिलती है मार्केट में। अब हमारे पास जो सिफलाक्सिन है वो अब अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, AGP फार्मा की कैप्लेक्स के नाम से आती है। इसकी मेडिकेशन जो ओरल एडल्ट में टेबलेट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है, लेकिन बच्चों में कैफ्लेक्स जो है सिरप ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, जो हमारे पास 120 mg और 250 mg में आती है। एडल्ट में हम बात करें तो ये बेसिकली हम 250 mg देते हैं एडल्ट को, TID या QID 3 टाइम अ डे 4 टाइम अ डे, और बच्चों में हम देते हैं 25 to 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से। सिप्राडीन हमारे पास इस ग्रुप में चौथा मेडिसिन है जो आज भी बहुत यूज़ होता है, वेलोसिफ के नाम से मार्केट में मिलती है या सीफ्रेश के नाम से। जो हमारे पास बड़ों में है वो 250 mg आती है और 500 mg कैप्सूल फॉर्म में, और हमारे पास जो सिरप फॉर्म है वो हमारे पास 125 mg और 250 mg में आती है। तो बड़ों को आप जो है 1 ग्राम तक 500 mg से लेकर 1 ग्राम तक आप पर डे दे सकते हो। बच्चों में हमारे पास 25 mg से लेकर 50 mg पर डे की। अब हमारे पास बार बार आ रही है कि पर केजी यानी पीड्स में हमारे पास पर केजी के हिसाब से पर डे के हिसाब से जो है मेडिकेशन हम देते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप अगर इसको देखो तो हमारे पास एक बच्चा है, टॉन्सिलाइटिस के केस है, उसकी वेट हमारे पास है 20 kg बच्चे की वेट है, ठीक है। और जो यानी 10 दिन 15 दिन के लिए उसको ऑर्डर दिया गया है कि आप 14 mg पर kg पर डे सिप्राडीन इस पेशेंट को देगा। अवेलेबल जो मेडिसिन है हमारे पास वो 125 mg जो है पर ml हमारे पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल है, ये 250 mg भी हो सकती है। अगर आप सोल्यूशन को देखो तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करें कि हमारे पास 14 mg पर kg पर डे ये हमारे पास मेडिसिन हमने इस पेशेंट को देनी है। तो सबसे पहले 14 mg है, वेट हमारे पास 20 kg है, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करो तकरीबन इससे 280 हमारे पास जो है mg आती है पर डे। ये सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये डिज़ायर डोज था जो हमने इसका निकाल दिया। अब फार्मूला हमारे पास सिंपल फार्मूला है, डिज़ायर डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय अवेलेबल डोज ऑन हैंड जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। डिज़ायर डोज हमारे पास क्या है 280 mg, क्योंकि हमने वेट और जो हमारे पास kg थी इन वेट और mg को हमने मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम हमारे पास 1 ml है, और क्योंकि ये 125 mg का मतलब यह होता है कि ये 1 ml है, वो 250 mg होती है तो वो भी 1 ml में है, और हमारे पास जो अवेलेबल मेडिसिन है वो 125 mg आती है। इसके ऊपर आप कैलकुलेट करो तकरीबन 2.4 ml पर डे जो है पेशेंट को है। तो पेशेंट को आप 2.4 ml जो है फिर क्या करते हो आप इसको अगर 2 टाइम अ डे देना है 2.4 को 2 पे डिवाइड करो, 3 टाइम अ डे देना है 3 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इससे आएगा आपका डिज़ायर डोज। अब हमारे पास है सेकंड जनरेशन ऑफ सिफालोस्पुरिन। सिफालोस्पुरिन बेसिकली ये जिस तरह हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो है वो इफ़ेक्टिव था ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़, तो ये हमारे पास इफ़ेक्टिव है ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़। किस चीज़ से? ग्राम पॉजिटिव से। ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ फर्स्ट जनरेशन से, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम है
ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ बेहतरीन काम करती थी, लेकिन ये हमारे पास लेस इफ़ेक्टिव है फर्स्ट जनरेशन से, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ ज़्यादा है फर्स्ट जनरेशन से। अब इसमें जो हमारे पास मेडिकेशन है वो हमारे पास क्या है, सिफाक्लोर है, बहुत कॉमनली ख़ासकर पीड्स में जो है वो अभी भी यूज़ होती है। फिर हमारे पास सेफॉक्सिटीन है, सेफॉक्सिटीन जो है इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती। फिर हमारे पास सेफ्रोज़िल है, सेफ्रोज़िल भी इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती। आखिर में हमारे पास सिफोरोक्सीम है, सिफोरोक्सीम ज़ेसिफ के नाम से अभी भी मार्केट में मिलती है, इंजेक्टेबल में ख़ासकर बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है, और ख़ासकर हमारे पास जो बोन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज़ हैं उसमें बहुत कॉमन यूज़ होती है। अब यहाँ पे अगर हम डोसेज को देखें तो हमारे पास सिफाक्लोर जो है ये बेसिकली हम एडल्ट्स में देते हैं, ओरल फॉर्म में आती है, 250 mg पर ओरल देते हैं हम, यानी 8 ऑरली हम देते हैं। अगर पीड्स में देखें तो फिर हमारे पास 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से पर ओरल देते हैं ओरल फॉर्म में। इसकी हमारे पास ड्रॉप्स भी पीड्स के लिए अवेलेबल होती हैं। फिर हमारे पास सिफॉक्सिटीन है, सिफॉक्सिटीन बेसिकली हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, 1 to 2 ग्राम हम मेल में देते हैं, IV या IM। ये हमारे पास TDS में भी हो सकता है और QID में भी होता है, यानी आप 6 हाउरली भी दे सकते हैं और 8 हाउरली, दोनों इसकी ये दोनों जो है इसकी फ्रिक्वेंसीज है। पीड्स में देखें तो पीड्स में हमारे पास 80 to 160 mg पर kg पर डे जो है हमारे पास अवेलेबल होती है, IM या IV आप दे सकते हो। आप अगर थर्ड को देखो तो हमारे पास सेफ्रोज़िल जो है एडल्ट में आप ओरल फॉर्म में आती है, 250 mg से लेकर 500 mg आप बीड देते हो। पीड्स में देखो तो 7.5 mg से लेकर 20 mg आप देते हो पर kg पर डे ओरल फॉर्म में। 4 अगर मेडिसिन आप देखो तो हमारे पास सिफोरोक्सीम है, सिफोरोक्सीम बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ होती है इंजेक्टेबल फॉर्म में, ख़ासकर हमारे पास एडल्ट्स में। एडल्ट्स में हमारे पास इसकी हमारे पास जो डोज होती है 500 mg और 1 ग्राम की, या 250 mg की, 500 की, 1 ग्राम की, इसके हमारे पास जो वायल है वो आती है। लेकिन इसकी जो बेसिक डोज होती है वो 750 mg होती है। आप इसको यानी TID 8 हाउरली आप देते हो, तो इसका आप 750 mg से लेकर 1.5 ग्राम तक आप एक साथ दे सकते हो। IV IM 8 हाउरली डोज है उसमें दे सकते हो। पीड्स में आप देखो तो 50 to 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम देते हैं। अब अगर इसकी इंडिकेशंस को देखें तो हमारे पास हर एक की जो यूज़ है उसकी इंडिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह हमारे पास सिफाक्लोर है बच्चों में रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ओटाइटिस मीडिया में। सिफॉक्सिटीन को आप देखो तो ये हमारे पास खासकर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, खासकर फीमेल में, और इसको प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्सिस के बेस के लिए भी दिया जाता है। फिर हमारे पास सेफ्रोज़िल है, सेफ्रोज़िल आप पेरिंजाइटिस में, टॉन्सिलाइटिस में, जो साइनोसाइटिस है और स्किन इन्फेक्शन है उसमें यूज़ होती है। लास्ट में जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होने वाली ज़ेसिफ के नाम से मिलती है सिफोरोज़ीम, वो हमारे पास जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन में आप दे सकते हो, या हमारे पास जो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज होती है उसमें आप देते हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आप ये जिस तरह आप इसकी अगर नाम को देखो तो हमारे पास क्या है, सेफ, ठीक है। तो सेफ बेसिकली हमारे पास क्या है, ये आप इसको सेकंड जनरेशन को आप याद कर सकते हो इससे। अब यहाँ सेकंड जनरेशन में हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, उसको पोस्ट TKR है, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट हो चुका है उसका, और उसको जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो है कि आप इसको 750 mg लगाओगे पेशेंट को IV, TID या 8 हाउरली आप दोगे इस पेशेंट को। लेकिन आपके पास जो अवेलेबल मेडिसिन है वो क्या है, वो 1 ग्राम में है। तो आप इसको बेसिकली चेंज किस तरह करोगे, तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे, आपको इंजेक्शन का फार्मूला और सिरप का फार्मूला तकरीबन दोनों में वॉल्यूम होता है, आपको कम से कम आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है डिज़ायर डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और डिवाइड बाय अवेलेबल डोज, आपके पास डोज कितना अवेलेबल है। अब सबसे पहले हमारे पास जो हमें डिज़ायर डोज का पता है कितना है, 750 mg। डिज़ायर डोज हमारे पास 750 mg है। अवेलेबल जो डोज है वो हमारे पास क्या है, वो 1 ग्राम है।
अब अगर आप एक नज़र यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी mg है, यहाँ पे हमारे पास ग्राम है। तो हम ग्राम को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे mg में, छोटे में। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 1000 mg आ जाएगा। वॉल्यूम जो हमारे पास है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 ml में डाइल्यूट करते हो, आप 10 ml में डाइल्यूट करते हो। तो बेसिकली हम जो हमारे पास 1 ग्राम होती है उनको हम एडल्ट के लिए 10 ml में डाइल्यूट कर देते हैं। अगर पीड्स हैं आप 100 ml कर देते हो तो आपने यहाँ 100 ml वॉल्यूम में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ायर्ड डोज हो गई 750 mg, वॉल्यूम हमने 10 में डाइल्यूट कर दिया। अवेलेबल जो डोज है आपके पास वो है 1000। 0 0 के साथ चला गया, 0 0 के साथ चला गया। यहाँ पे हमारे पास 75 डिवाइड बाई 10 यानी 7.5 ml। आप पेशेंट को 7.5 ml दोगे तो पेशेंट को 750 mg चला जाएगा। अब हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन है। ये जिस तरह हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस है इसकी ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो एंटीबायोटिक है वो थर्ड जनरेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन है। यहाँ पे हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के लिए इसकी हमारे पास इफ़ेक्टिवनेस कम है। जिस तरह हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, एच इन्फ्लुएंजा है हमारे पास, एंटेरोबैक्टरस स्पीशीज़ है हमारे पास, इनके लिए इफ़ेक्टिवनेस इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप मेडिकेशन में देते हो, मेडिकेशन में हमारे पास आप इसकी जो मेडिकेशन है वो इस तरह याद कर सकते हो, 110 सिर्फ सी भी आप याद कर सकते हो, लेकिन आप जो सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन इनमें फिर कंफ्यूजन होगी। तो आप 110 एक्जीम, ये हमारे पास 110 और एक्जीम, ये जो एंड में आती है ये बेसिकली हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ सेफालोस्पोरिन है। सेप्ट्रेक्सोन क्या है हमारे पास 1, सिपापेराजोन 1, सेफ्टिब्यूटन हमारे पास 10, सिफोटाक्सीम हमारे पास जो है एक्जीम, सिफ्टाजिडीम एक्जीम है हमारे पास, सिफेक्जीम एक्जीम है हमारे पास और सिफोडोक्सीम एक्जीम है हमारे पास। तो आप देखें हमारे पास 2 1 है, 10 हमारे पास 1 है और आप एक्जीम को देखें तो एक्जीम हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास हो गया। आप इसको आसानी से थर्ड जनरेशन को याद कर सकते हो। अगर आप सबसे कॉमन जो हमारे पास इंजेक्टेबल है वो सेप्ट्रेक्सोन है। जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर का नाम ही हमारे पास सेप्ट्रेक्सोन है, जिसको भी टेम्परेचर होती है तो आप उसके हाथों में देखते हो कि उनके हाथ में जो है 10-12 सेप्ट्रेक्सोन होते हैं। सेप्ट्रेक्सोन बहुत कॉमन है। अगर आप एडल्ट डोज देखो तो हमारे पास 1 to 2 ग्राम IV या आप पेशेंट को IM BD में हम देते हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो BD है। अगर आप पीड्स में देखो तो पीड्स में हमारे पास ये है 50 mg से लेकर 75 mg पर kg पर डे। इसकी हम एक एग्जांपल लेंगे जो हमारे पास इंजेक्टेबल हो और वेट के हिसाब से, इसके यानी इसके बाद हम जो है उसकी एक कैलकुलेशन करेंगे। फिर हमारे पास सिपापेराजोन है। सिपापेराजोन खासकर आप देखते हो वो हमारे पास ज़्यादातर जो है उसमें आती है, कम्बिनेशन में आती है सल्बेक्टम के साथ, जिस तरह हमारे पास टूसम सीबेक के नाम से मशहूर है। सिपापेराजोन को आप 2 to 4 ग्राम जो है पर डे जो है आप एडल्ट्स को देखो, लेकिन इसकी जो हमारे पास इंडिकेशंस है खासकर बच्चों में अकेले वो इतनी पाई नहीं गई, इसी वजह से इसकी जो डोसेज है वो क्लियर नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास सिबिटोब्यूटन आती है, वो बेसिकली एडल्ट में हमारे पास 400 mg हम ओरल फॉर्म में आती है, पर डे के हिसाब से देते हैं। पीड्स में हमारे पास है 9 mg पर kg पर डे। फिर सिफोटाक्सीम को आप देखो तो सिफोटाक्सीम भी हमारे पास जो क्लेफोरान के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप उसको देते हो तो वो हमारे पास 2 to 4 ग्राम आप एडल्ट में दे सकते हो। इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास, यानी आप IM IV देते हो, ये भी हमारे पास BD में फ्रिक्वेंसी इसकी आती है। अगर आप पीड्स में देखो तो पीड्स में हमारे पास 50 से लेकर 180 mg सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, पर kg पर डे के हिसाब से देते हो। फिर हमारे पास सिफ्टाजिडीम आती है, वो 1 ग्राम TID हम देते हैं एडल्ट्स में, IM या IV। अगर आप बच्चों में देखो 30 से 50 mg हम देते हैं पर kg के हिसाब से। तो ये डोजेज़ आप BD भी हो सकती है और आपकी TID भी हो सकती है। फिर हमारे पास सेफेक्सीन है। सेफेक्सीन आप लोगों को पता है हमारे पास सिरप फॉर्म सस्पेंशन जो होती है उसमें
और जो हमारे पास कैप्सूल है, टैबलेट है, उसमें भी आती है। एडल्ट में देखो 2 से 100 से लेकर 400 mg हम बेसिकली हमारे पास 200 mg और 400 mg की टैबलेट्स आती है जो हम ऊडी लेते हैं, इसकी डोज होती है। सेफेक्सिन बेसिकली हमारे पास यही एक 3rd जनरेशन में हमारे पास एंटीबायोटिक है जो प्रेगनेंसी में ख़ासकर दिया जाता है। पीड्स में देखो तो हमारे पास 50 mg पर kg सिरप हम बच्चों को देते हैं। लास्ट में हमारे पास है सेफुटॉक्सीम। सेफुटॉक्सीम बेसिकली आप प्रीलॉक्स के नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये बेसिकली हम 100 mg से लेकर 400 mg पर ओरल देते हैं। एडल्ट्स में बीडी और बच्चों में 5 to 10 mg पर kg पर ओरल हम देते हैं बच्चों को बीडी। इनकी हमारे पास जो इंडिकेशन है वो ज़्यादातर क्या है, वो कॉमन है। जिस तरह हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूटीआईज़ है, हमारे पास ओटाइटिस मीडिया है, सेप्टिसीमिया है, बोन एंड स्किन इन्फेक्शंस है या सीएनएस इन्फेक्शंस है। इनमें हमारे पास कॉमनली जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी एक ही है तो इसी वजह से इनके जो हमारे पास इंडिकेशन है वो भी सिमिलरिटी है उसमें। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं इंजेक्शन का कि हमारे पास एक बच्चा है, उसको जो है वेट के हिसाब से हमने सेफ्ट्रिक्सोन देना है तो वो कितना दे सकते हैं। कंसल्टेंट ने ऑर्डर किया है कि आप इसको 50 mg पर kg पर डे जो है सेफ्ट्रिक्सोन लगाओगे और बच्चे के हमारे पास जो वेट है वो क्या है। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी है। फार्मूला हमारे पास है डिज़ायर डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय अवेलेबल डोज। तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ायर डोज मौजूद है या नहीं, तो वो हमारे पास है 50 mg पर kg पर डे। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 50 mg हमारे पास अवेलेबल है और वेट बच्चे की हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास आ गई 500 हमारे पास क्या है 500 mg पर डे बच्चे को हमने देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अब वॉल्यूम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 में डाइल्यूट करते हो, 100 में डाइल्यूट करते हो, 50 में डाइल्यूट करते हो। हम यहाँ पे लेते हैं कि 10 ml। डिज़ायर डोज हमारे पास 500 है और आपके पास जो अवेलेबल मेडिकेशन है वो यानी 250 में भी अवेलेबल है, 500 में भी अवेलेबल है, 1 ग्राम में भी अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ 500 mg हमारे पास यहाँ पे एक इंजेक्शन मौजूद है। हमने 50 mg पर kg पर डे के हिसाब से बच्चे को देनी है। तो डिज़ायर डोज हमारे पास हमने कैलकुलेट की 50 mg बच्चे की वेट थी, ये mg डिज़ायर डोज थी और वेट हमारे पास थी 10। तो ये हमारे पास आ गई 500 mg पर डे हम देंगे। तो डिज़ायर डोज 500 mg हो गया, 10 हमारे पास इसकी वॉल्यूम हो गई और अवेलेबल डोज हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास है 500। 0 के साथ चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गई 50 और यहाँ पे हमारे पास 5। मतलब यह है कि आप 10 ml दोगे तो इस बच्चे को आप जो है क्या करोगे, इसको जो डोज है वो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास 500 mg मौजूद थी, 10 ml में आपने डाइल्यूट किया था और हमारे पास जो देना था वो 500 mg यानी 10 के 10 ml देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अहम क्या है, वो ये है कि आपको दिया गया है कि हमारे पास पर डे है, लेकिन अगर आपको बता दिया कि आपने ये मेडिसिन बीडी लगानी है तो आप फिर क्या करेंगे, 10 ml को 2 पे डिवाइड करोगे। ये हमारे पास 5 ml यानी सुबह 500 mg अगर आपके पास इंजेक्शन मौजूद है, 5 ml आप सुबह दोगे, 5 ml उसको शाम को दोगे। या आप इस एग्जाम्पल को हम इस तरह ले सकते हैं कि ये हमारे पास चलो ये 1 ग्राम मौजूद है, ठीक है। फिर वेट हमारे पास सब कुछ वही है, तो हमारे पास डिज़ायर डोज यहाँ 500 mg आई, वॉल्यूम 10 आई हमारे पास, हमने 10 में डाइल्यूट किया था और जो अवेलेबल डोज है हमारे पास वो है 1000। 0 के साथ चला गया, ये 20 के साथ, यहाँ पे हमारे पास आया 5 ml। मतलब यह है कि आपने 10 में डाइल्यूट किया तो आप पेशेंट को पर डे कितनी दोगे, 5 ml दोगे। लेकिन अगर फिर भी 5 ml हमारे पास पर डे है, आपने 2 दफ़ा देनी है तो फिर 5 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये हमारे पास 2.5 ml यानी 2.5 ml सुबह और 2.5 ml आप शाम को दोगे। ये हमारे पास हम इस तरह जो ड्रग होती है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर डे हमने याद रखनी होती है, फिर ये याद रखना होता है देनी कितनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4th जनरेशन ऑफ सिफालोस्पुरिन है बहुत ज़्यादा न्यू है। इसकी जो मेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम मार्केट में मिलती है। इसकी बेसिकली 2 ड्रग्स जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी है। एक हमारे पास है सिफ्डिटोरिन और दूसरा हमारे पास है सिफेफिम। अब बेसिकली काम क्या करती है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो असल में इसके
इसकी जो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज़ के लिए इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। साथ में जिन पेशेंट में हमारे पास जो ख़ासकर स्ट्रेप्टोकोकाई है उसकी हमारे पास अगर सिफालोस्पुरिन से किसी की रेजिस्टेंस हो, मतलब यह है कि आप सेफ्ट्रिक्सोन सेफोटॉक्सिन पहले पेशेंट को बहुत सारी लगा चुके हैं लेकिन फिर भी उनमें रेजिस्टेंस है, तो ये 4th जनरेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान में ख़ासकर हमारे पास जो 4th जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक है सिफेफिम, ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इसकी कुछ ही महीने हो गए हैं। ये बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में इंजेक्टेबल में। अगर आप सिफिडिटोरिन को देखें तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सीरप फॉर्म्स और टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है। एडल्ट में आप देखें तो हमारे पास 200 से लेकर 400 mg हम BD डोज में देते हैं। अगर आप सिफिफिम को देखें, ये हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसकी डोज को दे सकते हो कि हमारे पास इसकी जो डोज है एडल्ट के लिए वो आप 500 mg से लेकर 2 ग्राम तक आप दे सकते हो BD में किसी पेशेंट को IV। और अगर पीड्स में देखो तो इसके हमारे पास 50 mg पर kg हर डोज अलहदा होगी, वो आप इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो BD है, 12 आवर्ली आप पेशेंट को लगा सकते हो। पीड्स में 50 mg पर kg और आपके पास जो एडल्ट है उसमें आप 500 mg से लेकर 2 ग्राम तक आप दे सकते हो एक टाइम पे, यानी BD में ये डोज होगी। अगर आप एक पेशेंट को 1 ग्राम देना चाहते हो वो सुबह दे सकते हो, 1 ग्राम रात को दे सकते हो। अब हमारे पास है थेराप्यूटिक एक्शन कि हमारे पास सिफालोस्पुरिन बेसिकली काम किस तरह करता है, तो आपको कम से कम पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, दूसरा हम यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टेमेज है, बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ये है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली उसके सेल वॉल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। हम जिस तरह हमने कहा था कि सेल डिवीज़न होती है, इसी तरह हमारे पास बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इससे हमारे यानी ये बैक्टीरिया पेरेंट बैक्टीरिया है, इससे हमारे पास डॉटर बैक्टीरिया बनते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सेल डिवीज़न के वक्त आती है और इन दोनों की हमारे पास जो सेल वॉल है उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसी वजह से इसकी जो इफ़ेक्ट है वो बैक्टीरोस्टैटिक और बैक्टीरोसाइडल दोनों है। तो एक हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हुआ कि ये सेल वॉल के ऊपर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जो है वो अटैक करती है। बीटा लैक्टेमेज हमारे पास ये होती है कि हम जिस तरह कहते हैं कि मेडिकेशन में 2 वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक हमारे पास है सबस्ट्रेट, दूसरी वर्ड होती है रिसेप्टर। मतलब यह है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास सेल है, इसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। मेडिकेशन जो आती है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट के तौर पर आके इससे अटैच होती है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जिस तरह हम कहते थे कि हमारे पास सेफ्ट्रिक्सोन या सेफोटॉक्सिम ये आएगी, इसकी सेल वॉल के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ होने की वजह से क्या हो जाती है, ये बैक्टीरिया अपने लिए एक रिंग बनाती है। मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिंग बन जाती है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द। जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक आती है वो बैक्टीरिया को स्टॉप करने से या किल नहीं करती। इसी वजह से ये बैक्टीरिया जो है, हम कहते हैं कि ये मेडिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो ये सेफ्ट्रिक्सोन से ये हमारे पास जो सिफालोस्पुरिन ग्रुप है ये बीटा लैक्टेमेज का काम भी करते हैं। मतलब ये है कि जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको भी ख़त्म करती है। तो ये हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ये दोनों काम करते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर और बीटा लैक्टम इनहिबिटर का काम। अब सबसे पहले है हम थोड़े से फर्दर जाते हैं। हम सबसे पहले देखें कि फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली सिफालोस्पुरिन किस तरह बॉडी में जाती है और बॉडी इसके साथ क्या करती है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, हमारे पास जो जितनी भी सिफालोस्पुरिन की जनरेशन्स है उसकी मेटाबॉलिज्म लीवर में होती है और यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट होती है बॉडी से। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन आ गई, 2 ऑर्गन्स की फ़ंक्शन, एक हमारे पास लीवर की, दूसरी हमारे पास किडनी। इन दोनों के फंक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक मेटाबॉलिज्म करता है, दूसरा उसकी एक्सक्रीशन करता है।
साथ में हमारे पास जो सिफालोस्पुरिन है ये प्लेसेंटा के ज़रिए जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। मतलब ये है कि जो फीटस होती है सर्कुलेशन में उसकी तरफ भी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन इन कॉशंस मतलब ये है कि हम कौन से कंडीशन में नहीं देंगे या अगर देंगे तो हम एहतियात के साथ देंगे। सबसे पहले जिन लोगों में हमारे पास सिफालोस्पुरिन की हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब यह है कि वह हाइपर सेंसिटिव, जैसे आप जाते हो बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाती है, बर्निंग सेंसेशन आती है, उसको टेम्परेचर जो है वो इवॉल्वेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कम से कम हाइपर सेंसिटिविटी को देखना है। कुछ पेशेंट को अपनी हिस्ट्री का पता होता है कि जब भी मैं ये लगाती हूँ मुझे ये बर्निंग सेंसेशन, बॉडी के ऊपर रैशेस, टेम्परेचर राइज होना ये होती है। तो उन पेशेंट को हम नहीं लगाएंगे जिनको सिफालोस्पुरिन पहले से हाइपर सेंसिटिव है। अच्छा, हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास लीवर मेटाबॉलिज्म करता है, किडनी एक्सक्रीशन करता है। तो जो पेशेंट हमारे पास जिनकी हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट होंगी, मतलब ये है कि उसका जिगर और जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर होंगे, उन पेशेंट में हम रीनल एडजस्टमेंट करेंगे या पेशेंट को हम बिल्कुल देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, लीवर ख़राब है, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, किडनीज ख़राब है, एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम नेप्रोटॉक्सिसिटी की तरफ जो है पेशेंट जा सकता है। या हमारे पास जो प्रेगनेंसी में हम पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे ये बेसिकली प्लेसेंटा को क्रॉस करती है तो फीटस की तरफ जा सकती है। अब जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स जो है पेशेंट को पहुंचा सकती है, तो फीटस की तरफ जब सिफालोस्पुरिन जाएगा उसकी तरफ वही एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स फीटस को भी पहुंचा सकती है। तो हमने जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें हमने इसकी जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं तब यूज़ करनी है या बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। जो हमारे पास लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब यह है कि ब्रेस्ट मिल्क में भी आती हैं, तो जो बच्चों, जो हमारे पास न्यूनेट इन्फेंट्स होते हैं उनको मिल्क दिया जाता है मदर की तरफ से, उन पेशेंट को भी हम प्रिकॉशंस इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मिल्क जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं ब्रेस्ट में चले जाते हैं, मिल्क के ज़रिए हमारे पास इन्फेंट और न्यूनेट को मिलती है, जिसकी वजह से उनको जितनी साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स पेशेंट को पहुंचा सकती है उतनी ही फीटस या हमारे पास जो इन्फेंट और न्यूनेट है उसको पहुंचा सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, सेम वही हमारे पास नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये कॉमन होती है हमारे पास। जितनी भी एंटीबायोटिक्स आप देते हो उसमें हमारे पास क्या है, कॉमन है। एडवर्स इफेक्ट, अगर किसी पेशेंट को आप सिफालोस्पुरिन दिए जाते हैं, उसके हमारे पास वॉयलेंट या हमारे पास उसकी जो स्टूल है वो ब्लैक है या हमारे पास ब्लड है उसमें, तो हमने, या उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन भी होती है, तो हमने सिफालोस्पुरिन को वहाँ स्विच ऑफ करना है, बंद करना है, क्योंकि हमारे पास जो डायरिया है और एब्डोमिनल पेन है वो आपको एडवर्स इवेंट्स की तरफ लेके जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स में ख़ासकर हमारे पास सीएनएस में हेडेक होती है पेशेंट को, या हमारे पास पेशेंट को चक्कर आते हैं, या हमारे पास पेशेंट को जो लोकलाइज है या जिस एरिया से देते हो वेन से देते प्लेबाइटिस के चांसेस है, या लोकल एब्सेस हो सकते हैं जिस एरिया में आप पेशेंट को जो है वो एंटीबायोटिक्स लगाते हो, या पेशेंट बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है, मतलब ये लेक ऑफ एनर्जी, बॉडी से एनर्जी चली जाती है अगर आप सिफालोस्पुरिन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन, और ख़ासकर हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स के मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इसकी होती है, इसलिए इन ऑर्गन्स को मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में हमारे पास है नर्सिंग कंसिडरेशन, मतलब यह है कि आप एक पेशेंट को सिफालोस्पुरिन लगा रहे हो तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को जहन में रख के पेशेंट को लगाना है, और ड्यूरिंग इंजेक्शन आपने इनको असेस करना है। आप इसको इस तरह याद सकते हो, एपिक, APPEC, ए है हमारे पास 2P है, 1E और 1C, इसके बेस पे हम पेशेंट की असेसमेंट कर सकते हैं। ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने जो कंट्राइंडिकेशन और कॉशन हमने पढ़े उसके लिए पेशेंट को असेस करोगे कि भाई पेशेंट को कंट्राइंडिकेट, मतलब ये पेशेंट प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है, इनकी हमने असेसमेंट करना है। या पेशेंट की हमारे पास अगर रीनल इम्पेयरमेंट है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, तो डोज एडजस्टमेंट किस तरह करने हैं। सबसे पहले असेसमेंट कंट्राइंडिकेशंस की। दूसरा हमारे पास क्या है, फिजिकल असेसमेंट हमने करना है। फिजिकल असेसमेंट हम किस तरह करके, पी से हमारे पास क्या है, परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट किस चीज़ लेके, कहीं एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं हुए पेशेंट को, या हमारे पास जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है या नहीं। तीसरे हमारे पास है पी का मतलब क्या है, हमारे पास परफॉर्म कल्चर एंड सेंसिटिविटी। जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं उससे ज़रूरी पहले क्या होता है
कि आप कल्चर कर लो, ब्लड ले लो कि कौन से बैक्टीरिया है, फिर उससे सेंसिटिविटी चेक करोगे, कौन से ड्रग इसके ऊपर काम करेगा। फिर हमारे पास है ई एग्जामिन द स्किन, स्किन को चेक करो रेशेस के लिए कि कहीं बॉडी के ऊपर रेशेस या जहाँ पे इंजेक्शन आपने लगाया उस साइड पे कहीं एब्सेस फॉर्मेशन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं, या कहीं पेशेंट को प्लेबाइटिस तो नहीं हुआ। इनके लिए हमने स्किन एग्जामिन करना है। लास्ट में हमारे पास क्या है, चेक। चेक हमने क्या करना है, चेक हमने पेशेंट की सबसे पहले अगर सेफालोस्पोरिन लगानी है तो हमने उसकी रीनल फंक्शन देखनी है, जिस तरह क्रेटिनिन करते हैं हम, यूरिया चेक करते हैं पेशेंट की, या हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं, या हमारे पास लीवर फंक्शन के लिए हम LFT चेक करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नर्सिंग असेसमेंट है सेफालोस्पोरिन को लगाने से पहले या लगाने के दौरान और आखिर में।